21 साल का अक्षत प्रताप सिंह है, जिसे मोहल्ले के लोग राजा के नाम से भी जानते हैं। अक्षत एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहां पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता 50 साल के मानवेंद्र सिंह वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक और शराब कारोबारी थे, जिनकी टोटल 12 पैथोलॉजीज और 2 शराब के ठेके थे, जिसे वो अपने बिजनेस पार्टनर भक्तिवर्धन सिंह के साथ चला रहे थे। लखनऊ के आशियाना के सेक्टर एल में बने इनके घर की छत पर 2 मोबाइल टायर भी थे, जिनसे रेंट आता था। वो मानवेंद्र सिंह ही थे जो पार्क में रामलीला और बाकी त्योहारों में कोई ना कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाते। बड़े बेटे अक्षत के अलावा उनकी एक छोटी बेटी कृति भी थी, जिसकी उम्र 17 साल थी, जो एपीएस स्कूल में पढ़ती थी। कहने को तो दुनिया की नजरों में उनकी लाइफ में ऐसी कोई कमी नहीं थी, लेकिन वक्त की चाल जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाए ये किसी को भी पता नहीं होता। और इस केस में सब कुछ उस दिन बदल गया जब अचानक रातों रात मानवेंद्र सिंह लापता हो गए। 20 फरवरी की सुबह से ही मानवेंद्र सिंह के दोस्त उन्हें कॉल कर रहे थे, लेकिन उनका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। जब दोपहर तक भी मानवेंद्र सिंह का फोन ऑन नहीं हुआ तो उन्होंने अक्षत को कॉल कर पूछा, जिस पर उसने बताया कि पापा काम के सिलसिले में सुबह सुबह ही दिल्ली को निकल गए हैं और अगले दिन दोपहर तक आने का बता गए हैं। अब अक्षत की यह बात सुनकर सभी उस वक्त के लिए तो निश्चिंत हो गए कि मानवेंद्र सिंह काम के सिलसिले में गए हुए हैं और अगले दिन आ जाएंगे। लेकिन जब अगले दिन दोपहर बीत जाने पर भी मानवेंद्र सिंह ना तो वापस लौटे और ना ही उनके तीनों मोबाइल नंबर्स ऑन हुए, तो सभी को चिंता सताने लगी। कैलेंडर पर 22 फरवरी की तारीख चढ़ चुकी थी और अभी भी मानवेंद्र सिंह की कोई खोज खबर नहीं थी। पहली बात तो यह है कि मानवेंद्र सिंह कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करते थे, और अगर हो भी गया तो ऑन करने के बाद सभी को कॉल बैक करते थे। इन्हीं कारणों से बढ़ती फिक्र के चलते मानवेंद्र सिंह के दोस्त और बिजनेस पार्टनर ने उनके पड़ोसी धर्मेंद्र सिंह को कॉल कर पूरी बात बताई। जब उनके पड़ोसी धर्मेंद्र सिंह को पता चला तो उन्होंने अक्षत को बुलाकर पूछा कि आखिर उसके पापा कहाँ हैं, जिस पर अक्षत ने बताया कि पापा ने उसे सुबह 6 बजे जगाकर कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और 21 फरवरी की दोपहर तक वापस लौट आऊंगा, तुम दरवाजा बंद कर लो। अब यहां से मानवेंद्र सिंह के लापता होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। घर पर 2 बच्चे, जिनकी मां कई साल पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी, और अब उनके पिता का यूं गायब हो जाना, यह ख्याल सभी का दिल भारी कर गया था। इसीलिए सभी मोहल्ले वाले मानवेंद्र सिंह को ढूंढने के लिए इकट्ठा हुए और सबसे पहले उन्होंने अक्षत को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन भेजा। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पाया कि मानवेंद्र सिन्हा का व्हाट्सएप 20 फरवरी की रात 1:36 तक एक्टिव था और उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन काकोरी में लोकेटेड उनके एक पैथोलॉजी में दिखा रही थी। लेकिन जब जांच की गई तो वहां पर उनका मोबाइल नहीं मिला। सबने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसका नाम मानवेंद्र मिसिंग ग्रुप रखा गया। उसमें सभी मोहल्ले वालों, करीबी दोस्तों और रिलेटिव्स को ऐड किया गया। इस ग्रुप में सभी लोग मानवेंद्र सिंह की खोज से जुड़ी जो भी अपडेट होती वो पोस्ट कर देते, और इसी में अक्षत भी हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता था। अक्षत मोहल्ले वालों के साथ और अपने पिता के बिजनेस पार्टनर भक्तिवर्धन के साथ मिलकर अलग अलग जगह पर भटकते हुए अपने पिता को ढूंढ रहा था। उस मोहल्ले में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, जो भले ही मानवेंद्र सिंह के घर को डायरेक्टली कवर नहीं करता था, लेकिन उससे इतना समझा जा सकता था कि उनके घर कौन और कब गया या निकला है। जब उस सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो पाया गया कि मानवेंद्र 20 फरवरी की रात 1 बजे घर के अंदर जाते दिखे थे, लेकिन आगे की तारीख की किसी भी फुटेज में वो घर से बाहर निकलते नहीं दिखे। यानी वो 1 बजे घर पहुंच गए थे और उसके 36 बाद तक उनका फोन ऑन भी था, क्योंकि व्हाट्सएप का लास्ट सीन भी उसी रात के 1:36 का दिखा रहा था। सीसीटीवी में भी वो घर से निकलते नहीं दिखे, लेकिन लास्ट लोकेशन काकोरी में उनकी पैथोलॉजी की थी, जो आशियाना में उनके घर से 22 किलोमीटर दूर थी। सो यह एक कंफ्यूजिंग पैटर्न था जो कई सारे सवाल खड़े कर रहा था। सभी
जहां मानवेंद्र को खोजने में लगे थे। वहीं पुलिस के पास एक ऐसा शख्स पहुंचता है जिसने यह खुलासा किया कि असल में मानवेंद्र कहाँ है और आखिर उनके साथ क्या हुआ है। यह खुलासा ऐसे खौफनाक रात से पर्दा उठा गया जिसने ना सिर्फ सभी के पैरों तले जमीन खींच ली, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह दुनिया किस अंधेरे में डूब रही है। अक्षत ने अपने पिता को खोजने के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर एक इमोशनल मैसेज लिखा था, पापा वापस लौट आओ, कृति और मैं आपको मिस कर रहे हैं। यह मैसेज सभी को भावुक कर गया था और सभी इस कोशिश में थे कि कैसे इन बच्चों के पिता को सही सलामत खोज लिया जाए। और इसी वजह से अक्षत से जो भी मिलता वो उस दिन से जुड़े ढेरों सवाल उससे करता। उसकी उसके पापा से लास्ट टाइम कब बात हुई, क्या बात हुई, उनका मूड कैसा था, वगैरह वगैरह। अब ये सभी सवाल और पूछताछ अक्षत को अंदर ही अंदर बेचैन कर रहे थे। आखिरकार जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने पिता के एक दोस्त, जो सालों से उनके फैमिली के लॉयर भी थे, उनको कॉल कर मिलने बुलाया। उसके बाद उसने उनको एक ऐसा खुलासा किया जिसके लिए वह खुद भी तैयार नहीं थे। अक्षत ने कहा कि पापा ने खुद से एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे वह अब यह दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। यह एक बहुत ही शॉकिंग बात थी जो एक पिता के गायब होने के 2 दिन बाद जाकर एक बेटा बता रहा था। इस पर जब उन्होंने अक्षय से पूछा कि तुमको यह कैसे पता और आखिर तुम्हारे पिता की लाश कहाँ है, तो उसके दिए गोलमोल जवाब और घबराई हुई बॉडी लैंग्वेज से उनको कुछ शक हो गया। जब घुमा फिराकर कुछ और सवाल उससे पूछे गए तो वो टूट गया और एक ऐसा कबूलनामा सामने आया जिसने इसे इस देश का एक सनसनीखेज केस बना दिया। 23 फरवरी 2026 को पुलिस के पास आई वो कॉल इन्हीं फैमिली लॉयर की थी जिन्होंने पुलिस को सारी बात बताई। उसके बाद पुलिस फोर्स मानवेंद्र के घर पहुंची और अक्षत को अरेस्ट कर लिया। अक्षत की गिरफ्तारी हर किसी को हैरान कर गई थी, क्योंकि बीते 48 घंटे में जो बेटा अपने पिता को खोजने के लिए हर तरफ हाथ पैर मारते हुए इस कदर परेशान था, उसे ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और फिर जो कन्फेशन अक्षत ने दिया वो ले जाता है हमें 20 फरवरी की रात 1 बजे, जब मानवेंद्र सिंह शादी अटेंड कर घर लौटे थे। मानवेंद्र सिंह अपने दोनों बच्चों अक्षत और कृति के साथ घर के 3rd फ्लोर पर रहते थे और पत्नी के गुजर जाने के बाद से तीनों एक ही रूम में सोते थे। सुबह के 4:30 बज रहे थे जब मानवेंद्र सिंह और उनकी बेटी कृति गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन अक्षत जाग रहा था क्योंकि उसके अंदर ही अंदर अपने पिता को लेकर खून खल रहा था। उसके मन में एक भूचाल चल रहा था, एक ऐसा तूफान जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर आया वो पल जब गुस्से ने सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से मिटा दिया। अक्षत ने अपने पिता की उनकी ही लाइसेंस्ड 0.315 बोर की राइफल से सर में गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर उसी रूम में सो रही उसकी बहन कृति घबराकर जाग गई और अपने भाई के हाथ में राइफल और पिता को खून से लथपथ देख वो फूट फूट कर रोने लगी। इस मंजर पर उसकी आंखें विश्वास ही नहीं कर पा रही थीं। उसने अक्षत से कहा कि भैया हमारी मम्मी नहीं है और अब तुमने पापा को भी मार दिया। कृति की यह बात सुनकर अक्षत ने गुस्से में उसका मुंह बंद करते हुए उसे सोफे पर बैठा दिया और धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो ठीक नहीं होगा। अपने भाई के सर पर खून सवार देख कृति वैसे भी बुरी तरह डर गई थी और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाई के अगेंस्ट जा सके। कृति की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उस डर के पीछे छुपा हुआ वह सच अब इस घर के हर कोने में फैल चुका था। 20 फरवरी की सुबह घर के अंदर सब कुछ खामोश था, लेकिन उस खामोशी के बीच अक्षत के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था कि इसे सबसे कैसे छुपाया जाए। पिता का वजन लगभग 110 किलो था, इसलिए उनकी लाश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने लाश को घसीटकर बाथरूम तक ले जाने का फैसला लिया। पहले उसने ऑनलाइन 2 चाकू मंगवाए, लेकिन जब उससे बात नहीं बनी तो वह बाजार गया और वहां से दौरी आर्मी पैटर्न की मोटी पॉलीथीन, कई सारे रूम फ्रेशनर और 10 लीटर तारपीन का तेल भी खरीद कर लाया। शाम ढलकर रात हो गई और करीब 8 बजे जब बाहर की दुनिया अपनी जिंदगी में मशगूल थी, तब इस घर के बाथरूम में पानी की तेज आवाज के साथ
एक ऐसा काम शुरू हुआ जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। खून के निशान कहीं जम ना जाए, इसलिए पानी लगातार चलाते हुए अक्षत ने अपने ही पिता के शरीर के टुकड़े करने शुरू किए। सबसे पहले उसने दोनों हाथ और फिर दोनों पैर को काटकर पॉलीथीन में बंद किया, जैसे वो कोई इंसानी शरीर नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट हो। लेकिन ये सब करते वक्त अक्षत सिर्फ लाश नहीं काट रहा था, बल्कि अपने और अपने पिता के बीच के हर रिश्ते और यादों के टुकड़े भी कर रहा था। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने एक और चाल चली। वो उसी रात घर से लगभग 22 किलोमीटर दूर काकोरी गया और वहीं पर अपने पिता के फोन को ऑन कर फेंक आया, ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो लास्ट लोकेशन घर नहीं बल्कि काकोरी दिखे। ये एक प्लांट मिसडायरेक्शन था जो दिखाता है कि उस वक्त अक्षत हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। इसके बाद रात के अंधेरे में वो अलग अलग जगहों पर जाकर उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। जहां हाथ और पैर को उसने नादरगंज के पास एक नहर के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। वहीं सर को पॉलीथीन में लपेटकर वहां से 21 किलोमीटर दूर जाकर फेंका आया। फिर घर लौटने के बाद उसने अपनी ब्रेज कार की अच्छे से सफाई की ताकि खून का एक एक कतरा मिटा सके। अगले दिन 21 फरवरी को वो मार्केट से पनीर लाया और अपनी चाची से उसकी सब्जी बनवाई। फिर उसी कमरे में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खाना खाया जिस कमरे में एक रात पहले खून बहा था। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी बल्कि एक फसाड था जिसमें वह इस दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि सब कुछ ठीक ठाक है। उसी दिन उसने राइफल को गद्दे के नीचे छुपा दिया और फिर वापस धड़ के 2 टुकड़े करने की कोशिश की। लेकिन जब वह नहीं हो पाया तो उसने उस धड़ को पॉलीथीन में लपेटकर कंबल में बांध दिया। इस घर का ग्राउंड फ्लोर खाली रहता था। फर्स्ट फ्लोर पर अक्षत के चाचा चाची अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे और सेकंड फ्लोर किराएदारों को दे रखा था। अब इस दौरान अक्षत के चाचा SS रजावत सिंह, जो यूपी पुलिस सचिवालय में दरोगा थे, वह बाहर गए हुए थे। वहीं किराएदार भी कुछ दिनों से घर पर नहीं थे। सो घर पर अब अक्षत और कृति के अलावा फर्स्ट फ्लोर पर चाची अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद थी। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए अक्षत ने अपनी अगली चाल चलनी शुरू की। उसे पता था कि एक छोटी सी गलती भांडा फोड़ सकती है, इसलिए वह हर कदम बहुत संभल कर उठा रहा था। चाची की नजरों से बचकर उनके रूटीन को ऑब्जर्व करते हुए वह सही वक्त का इंतजार करता रहा और जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने तीसरे फ्लोर पर रखे उस धड़ को धीरे धीरे नीचे लाना शुरू किया, बिना किसी आवाज, बिना किसी आहट के। धड़ को तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक लाने के बाद उसने वहां एक कमरे में रखे खाली नीले ड्रम में उस धड़ को भर दिया और फिर उस ड्रम को उसने उसी कमरे के अटैच बाथरूम में छुपा दिया। वही ब्लू ड्रम जो बाद में इस केस की पहचान बनने वाला था। जिस चादर पर उसके पिता सोया करते थे वो खून से सनी हुई थी, इसलिए उसने उसे अनोरा के जंगल में जाकर जला दिया और कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार और टूल्स को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। हर एक सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा सिर्फ यह नहीं था बल्कि वो डर भी था जो इस घर में जिंदा था। अक्षत ने कृति को इतना डरा दिया था कि वह किसी से बात करने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। उसने उससे कहा कि अब सब कुछ रोज की तरह ही चलेगा, रूटीन फॉलो होगा ताकि किसी को शक ना हो। इनफैक्ट उसने अपना और कृति के दोनों इंस्टा अकाउंट्स को प्राइवेट भी कर दिया और शायद यह भी कहानी का एक डिस्टर्बिंग पार्ट है, क्योंकि एक तरफ घर के अंदर एक लाश छुपी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल दिखाई जा रही थी। कृति डर के साए में 20 और 21 फरवरी को अपना 11वीं का एग्जाम देने स्कूल गई। पड़ोसियों के घर जाकर पढ़ाई करती रही, लोगों से मिलती रही और सबको वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आती रही, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन असल में वो हर पल एक ऐसे सच के साथ जी रही थी जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। और यहां से यह केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी कहानी बन जाता है जहां इंसान का चेहरा तो नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एक ऐसा अंधेरा होता है जिसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। घर में लाश छुपी हो तो बदबू तो फैलेगी, इसलिए अक्षत हर थोड़ी थोड़ी देर में परफ्यूम डालता रहता। 22 फरवरी की सुबह अक्षत ने अपने प्लान के अगले हिस्से के तहत अपने पिता के धड़ से भरे हुए उस नीले ड्रम को अपनी कार में रख दिया
ताकि उस आखिरी सबूत को हमेशा के लिए मिटा सके। उसका इरादा इस धड़ को दूर जंगल में ले जाकर कारपीन के तेल से जलाने का था। लेकिन जैसे ही वह घर से निकलने वाला था, अचानक से शराब के ठेके का अकाउंटेंट वहां आ पहुंचा और उसे एक अनजाने इंटरप्शन ने उसका पूरा प्लान वहीं रोक दिया। मजबूरन उसे अपना यह प्लान कैंसिल करना पड़ा और इसी वजह से वह बचा हुआ शरीर उस दिन डिस्पोज नहीं हो पाया। उसी दिन दोपहर को मोहल्ले वालों के कहने पर वो आशियाना थाने पहुंचता है और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस को भी वह वही कहानी बताता है कि 20 फरवरी की सुबह उसके पिता 6 बजे दिल्ली के लिए निकले थे और 21 फरवरी तक वापस आने वाले थे, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं लग पाया है और उनके तीनों मोबाइल नंबर लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहे हैं। शुरुआत में यह सब एक मिसिंग केस जैसा लग रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और लास्ट कॉल लोकेशन जैसे एविडेंसेस कुछ और ही इशारा कर रहे थे। इस बीच अक्षत लगातार सबको गुमराह करता रहा। 135 कॉल्स करके वो खुद को परेशान दिखाता रहा। मोहल्ले वालों और भक्तिवर्धन सिंह के साथ मिलकर अपने पिता को ढूंढने का नाटक करता रहा और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लगातार अपडेट्स देता रहा ताकि कोई उस पर शक ना करे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, लोगों के मन में सवाल उठने लगे थे। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक अक्षत को भी अंदाजा हो चुका था कि वो पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने अपने पिता के एक पुराने फैमिली लॉयर से कांटेक्ट किया और उन्हें कॉल करके अकेले मिलने को बुलाया। लेकिन जब सवालों का प्रेशर बढ़ा तो वो टूट गया और उसने उनके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद यह पूरी जानकारी सीधा पुलिस तक पहुंची और इस केस का असली सच सामने आने लगा। पुलिस के सामने दिए गए अपने कन्फेशन में अक्षत ने बताया कि उसके और उसके पिता के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था। उसके पिता चाहते थे कि वो नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करें, लेकिन अक्षत इस बात के बिल्कुल खिलाफ था। वो बार बार उनसे कहता था कि उस पर जबरदस्ती ना की जाए, क्योंकि वह पैथोलॉजी लैब की बजाय कोई और बिजनेस जैसे मैरिज लॉन या रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, जो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और बेटर ऑप्शन था। अक्षत के मुताबिक 20 फरवरी को इसी बात को लेकर उनके बीच तीखी बहस हुई और बात इतनी बढ़ गई कि उसने गुस्से में आकर अपने ही पिता को उनकी लाइसेंस राइफल से गोली मार दी। लेकिन यहां कहानी एकदम से नया मोड़ देती है, क्योंकि अक्षत ने जो वजह पुलिस को बताई वो सच हो यह जरूरी नहीं। दरअसल परिवार के करीबी लोग इस कहानी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। मानवेंद्र सिंह के बहनोई यानी अक्षत के फूफा एस के भदौरिया ने साफ कहा कि नीट और एमबीबीएस के प्रेशर वाली बात पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अक्षत पर पढ़ाई को लेकर कभी किसी तरह का मेंटल या फैमिली प्रेशर नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी रिलेटिव्स और करीब से जानने वाले पड़ोसी ने भी इस बात को नकार दिया। उन्होंने बताया कि अक्षत घर का इकलौता बेटा था और उसकी हर डिमांड पूरी की जाती थी। इनफैक्ट अगर कभी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता तब भी उसे फोर्स नहीं किया जाता था। यानी एक तरफ अक्षत का कन्फेशन था और दूसरी तरफ उन लोगों की बातें जो उसके घर के इतने करीब थे कि सच और झूठ का फर्क समझ सके। और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि अगर नीड का प्रेशर सच नहीं था तो फिर असली वजह क्या थी? क्योंकि कई बार जो वजह सामने दिखाई जाती है, असल कहानी काफी पहले अतीत के किसी अंधेरे कोने में छुपी होती है। अक्षत मात्र 11 साल का था, वहीं कृति सिर्फ 7 साल की थी जब उनकी मां ने अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी की डोर तोड़ दी। इस कदम के बाद मानवेंद्र के ससुराल वाले उन्हें अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानने लगे और उनकी यह राय कभी नहीं बदली। यही बातें बच्चों के दिमाग में डाल दी गई, खासकर अक्षत के, जिससे उसके दिल में अपने पिता के लिए एक नेगेटिव इमेज बननी शुरू हो गई और यहीं से एक खामोश दूरी पैदा होने लगी, जिसे समझने के लिए दोनों के स्वभाव को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार रिश्तों का सच उनके बीच के फर्क में छुपा होता है। मानवेंद्र सिंह एक ऐसे इंसान जो अपने बिजनेस में ही नहीं बल्कि समाज में भी उतने ही स्ट्रांग थे। पैसा, स्टेटस, रिस्पेक्ट, उनके पास सब कुछ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लोगों को साथ लेकर चलने वाले इंसान थे। मोहल्ले में किसी को भी रात भरात जरूरत पड़ती
तो सबसे पहले मानवेंद्र ही खड़े मिलते। वहीं दूसरी तरफ अक्षत उनसे बिल्कुल अलग था। वो मोहल्ले में भी किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। अगर कभी किसी से सामना हो भी जाए तो महज एक फॉर्मल सी नमस्ते। ना कोई खास दोस्त, न किसी से गहरा मेल जोल। बाप बेटे के बीच यह कंट्रास्ट सिर्फ बिहेवियर का नहीं था, बल्कि सोच का भी था। मानवेंद्र सिंह ने अपनी जिंदगी में एक और बड़ा फैसला लिया। जब पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, जबकि रिलेटिव्स, जान पहचान और मोहल्ले में कई लोगों ने उन्हें इसके लिए कहा भी, लेकिन उनका एक ही जवाब होता कि शादी करके उन्हें एक पत्नी तो मिल जाएगी, लेकिन उनके बच्चों की जिंदगी में सौतेली मां से कहीं उनके दिलो दिमाग पर बुरा असर न पड़े। अब अपने बच्चों से बनी दूरी को मिटाने के लिए मानवेंद्र सिंह की यह सोच और प्रयास नाकाफ थे। आस पड़ोस, जान पहचान वालों के अकॉर्डिंग मानवेंद्र सिंह का पत्नी के बिना लंबे समय से संबंधों से दूर रहने के चलते बाहर किसी महिला से हुए अफेयर ने इस आग में घी का काम किया, जिसका फायदा ऐसे रिश्तेदारों ने उठाया जो मानवेंद्र सिंह से अपने मतलब और लालच की वजह से जुड़े थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मानवेंद्र सिंह का पारिवारिक जीवन सुधरे और उनके बच्चों के बीच कड़वाहट दूर हो, वरना इससे उनके लाभ घट जाते। इसलिए दोनों बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके मन में अपने पिता के खिलाफ जहर घोला गया। अब हुआ यूं कि एक पिता होने के नाते मानवेंद्र सिंह ने जब अक्षत के साथ किसी सही वजह के चलते सख्ती दिखाई तो वो उसे दुश्मनी लगने लगी। लगभग 3 साल पहले अक्षत एक दिन अचानक अपने पिता को रूम में बंद कर लैपटॉप और मोबाइल लेकर घर से भाग गया। लेकिन जाने से पहले वो एक 6 पन्ने का लेटर छोड़ गया, जिसमें उसने साफ लिखा था कि वह एमबीबीएस नहीं करना चाहता और उस पर जबरदस्ती न की जाए, क्योंकि वह बिजनेस करना चाहता है। उसने अपने पिता को यह तक सजेस्ट किया कि पैथोलॉजी को 3 पार्ट्स में बांट दिया जाए, जहां एक जगह रेस्टोर खोला जाए, दूसरी जगह मैरिज लॉ और तीसरी जगह किसी फैक्ट्री या रेंटल सेटअप को दिया जा सकता है, ताकि उसके थ्रू एक और इनकम जनरेट की जा सके। उसने यह भी लिखा था कि आप पैथोलॉजी बिजनेस करते हो, लेकिन हम इसे और भी अच्छे तरीके से चला सकते हैं, बस मुझ पर एमबीबीएस का प्रेशर मत डालो। इसके बाद मानवेंद्र सिंह ने अपने दोनों बच्चों अक्षत और कृति के अकाउंट्स में लगभग 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। लेकिन पैसा मिलने के बाद भी अक्षत ने वापस आने से मना करते हुए यह कहा कि अब वह अपना बिजनेस करेगा और उसे ढूंढने की कोशिश न की जाए। परिवार ने तुरंत उसके दोस्तों से कांटेक्ट किया, जिससे पता चला कि अक्षत कानपुर में है और अपने एक दोस्त को वहां का एड्रेस भी दे चुका है। लेकिन अक्षत काफी सतर्क था, क्योंकि जब उसके दोस्त उसे मिलने के लिए कानपुर आ रहे थे, तब उसने उन्हें वीडियो कॉल करके कार के अंदर का सीन तक चेक किया, ताकि यह पक्का कर सके कि कोई उनके साथ तो नहीं आ रहा। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका परिवार एक अलग गाड़ी में उनके पीछे पीछे आ रहा है। आखिरकार उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंचकर वो उसे कैसे भी समझा बुझाकर घर वापस ले आए। लेकिन यह पूरा इंसिडेंट इस बात का इशारा था कि अक्षत और उसके पिता के बीच जो सोच का टकराव था, वो नया नहीं था, वो पहले से ही अंदर बढ़ रहा था। इसके बाद एक और ऐसी घटना हुई जो इस कहानी का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आती है। मानवेंद्र सिंह जब वैष्णो देवी गए हुए थे, तो उसी दौरान उनके घर में चोरी हो गई। घर से एक ब्रेसलेट, 2 अंगूठियां और लगभग 32,000 रुपए गायब हो चुके थे। शुरुआत में शक घर की मेड पर गया तो मानवेंद्र ने पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मेड बिल्कुल बेकसूर निकली और फिर धीरे धीरे एक सच सामने आया। दरअसल यह चोरी घर के बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से हुई थी। बाद में मानवेंद्र को यह सारा सामान घर में ही मिल गया और यह भी समझ आ गया कि यह काम किसी और का नहीं, बल्कि उनके अपने बेटे अक्षत का था। एक पिता के लिए यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि भरोसे का टूटना था। अब इसके बाद मानवेंद्र सिंह ने तुरंत पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली, ताकि बात बाहर ना जाए और उनकी बेटी की इमेज खराब ना हो। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद घर का माहौल बदल चुका था। उल्टा मेड ने मानवेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी और घर के अंदर एक अजीब सा तनाव बन गया। मानवेंद्र ने पहली बार अपने बच्चों पर थोड़ी सख्ती दिखानी शुरू की
और अक्षत की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। यानी अब बात सिर्फ पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं थी, बल्कि ट्रस्ट, कंट्रोल और अथॉरिटी के बीच एक खामोश तकरार शुरू हो चुकी थी। 19 फरवरी 2026 यानी वारदात से एक दिन पहले मानेंद्र सिंह और अक्षत के बीच पैसों को लेकर एक तीखी बहस शुरू हुई। दरअसल शराब के ठेकों के रिन्यूअल को लेकर यह एक नोटिफिकेशन आया था और इसी वजह से मानवेंद्र ने घर पर लगभग 50 लाख रुपए रखे हुए थे। जब उन्होंने पैसे गिने तो कुछ रकम कम निकली और शक सीधा अक्षत पर गया, क्योंकि कुछ महीने पहले ही घर में चोरी हुई थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच दिन में काफी तेज झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई और गुस्से में आकर मानवेंद्र ने अक्षत को थप्पड़ मार दिया। यहां तक कि उन्होंने उस पर अपनी राइफल तक तान दी। यह सिर्फ कोई मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल था जहां पुराने सारे तनाव और नाराजगी एक साथ फूट पड़ी थी। इसके बाद मानवेंद्र गुस्से में घर से बाहर चले गए, लेकिन रात को जब वह वापस लौटे तो सब कुछ ऊपर ऊपर से नॉर्मल नजर आया। 20 फरवरी रात लगभग 1 बजे वो किसी फंक्शन से लौट कर आए और तीसरे फ्लोर पर उसी कमरे में सो गए जहां अक्षत और कृति पहले से मौजूद थे। लेकिन यहां एक चीज बदल चुकी थी। वो थप्पड़, वो बेइज्जती, वो शक, ये सब अक्षत के अंदर कहीं गहराई में बैठ चुका था। अक्षत ने उसी रात अंधेरे में बैठकर एक फैसला लिया जिसे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सुबह करीब 4:30 बजे जब मानवेंद्र गहरी नींद में थे, तब अक्षत ने अपने ही पिता की लाइसेंस राइफल उठाई और सीधा उनके सर पर गोली मार दी। एक गोली जिसने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, बल्कि पूरे परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। इस केस में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ वो यह था कि जब गोली चली तो घर में मौजूद अक्षत की चाची नम्रता को सुनाई कैसे नहीं दी। पुलिस ने जब इस बारे में नम्रता से पूछताछ की तो उन्होंने यह माना कि सुबह गोली चलने की आवाज से उनकी आंख खुल गई थी, लेकिन चूंकि उस वक्त शादियों की लगन का दौर था, इसलिए वह उसे बाहर चले पटाखे की आवाज समझकर इग्नोर कर गई। रही बात बदबू की, तो 3rd फ्लोर पर बने रूम में अक्षत लगातार परफ्यूम डाल रहा था और ग्राउंड फ्लोर पर उसने ड्रम में धड़ को भर दिया था और ढेर सारा परफ्यूम वहां भी डाल दिया था। इसलिए बदबू रूम के अंदर बसी रही और उतने वक्त के दौरान बाहर नहीं फैली। अक्षत ने भी इस मामले में किसी और की इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया और पुलिस ने भी उसकी चाची को इस मामले में क्लीन चिट दे दी। 23 फरवरी 2026 को दोपहर लगभग 3:30 बजे पुलिस को घर के अंदर एक नीले ड्रम में मानवेंद्र सिंह का धड़ बरामद हुआ। जैसे ही ड्रम खोला गया, इतनी तेज बदबू उठी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तक को वोमिटिंग हो गई। 24 फरवरी को पुलिस अक्षत को सीन रिकक्रिएशन के लिए घर लेकर आई, जहां करीब 33 मिनट तक उसने पूरा सीक्वेंस बताया। इस दौरान वो लोगों से आंखें छुपाता रहा और उसके चेहरे पर किसी तरह का पछतावा नजर नहीं आया। बाद में जब उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था तो मीडिया के कई सवाल पर उसने धीरे से कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। हमारी सोसाइटी में अक्सर प्रोवाइड कर देने को पेरेंटिंग समझ लिया जाता है, लेकिन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ओपन कन्वर्सेशन और इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना उतना ही जरूरी है। यहां दोनों तरफ से एक डिस्कनेक्ट था। पिता अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे थे, बेटा अपने हिसाब से सही लगने वाली दिशा में जाना चाहता था, लेकिन दोनों के बीच कोई ब्रिज नहीं था। ये केस हमें यह समझाता है कि हर क्राइम एक पल में नहीं होता, कभी कभी वो सालों तक पलते हुए इमोशंस का अंजाम होता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई इंसान बदलता हुआ नजर आए तो उसे इग्नोर मत कीजिए, बात कीजिए, समझिए और जरूरत पड़े तो मदद लीजिए, क्योंकि एक गलत फैसला सिर्फ एक पल लेता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी जिंदगी।